बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। Alright, so today I'm going to start a new lesson that is GOC। तुम लोगों को पता होगा कि इसका भी वेटेज बहुत ज्यादा है, GOC का भी वेटेज बहुत ज्यादा है, तो GOC एकदम अच्छे से तुम लोगों को आनी चाहिए। GOC में पता है क्या क्या आता है? Just one second. ओके, सो GOC में कौन कौन से टॉपिक आते हैं ये हम लोग एक बार क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो GOC में सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, देखो IUPAC तो आता है, तुम IUPAC नोमेनक्लेचर आता है। उसके बाद जो आता है आइसोमेरिज्म, ये वाला भी टॉपिक GOC के ही अंदर आता है। और फिर उसके बाद आता है रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट, मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। अच्छा, ये चीज बताओ कि इसमें से कौन से टॉपिक तुम्हें ज्यादा हार्ड लगता है, IUPAC, आइसोमेरिज्म या इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट? कहोगे सर मुझे तो सारे हार्ड लगते हैं, कोई बताएं? सो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन IUPAC से जो आएगा क्वेश्चन वो तुम लोग एकदम अच्छे से बना सकते हो, कि वो सिंपल सा क्वेश्चन होगा। तो थोड़ा सा वन शॉट रिवीजन GOC का लेते हैं और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का पहले लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, अभी थोड़ा सा जल्दी बच्चे आ जाएं, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में तुम लोगों ने सुना होगा इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई माइनस आई, ये सब सुना है। प्लस आई माइनस आई ये सब जो इफेक्ट थे, उसी के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। कितने स्लोली बच्चे आते हैं, जैसे नीट एग्जाम तक हम लोगों को ही देना है। बाकी तो इनको तो पड़ी नहीं है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं GOC से। GOC में सबसे पहले बॉन्ड फिक्शन की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। अच्छा, एक चीज तो पता होगी ना, लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट, फिर उसके बाद आता है इंटरमीडिएट एंड देन प्रोडक्ट।
इसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इंटरमीडिएट के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। सुना होगा तुम लोगों ने 11th में कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, कार्बन फ्री रेडिकल्स, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जिस चीज की बात कर रहे हैं वो है बॉन्ड फिशन। क्या होता है बॉन्ड फिशन? ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अगर कोवेलेंट बॉन्ड को हम ब्रेक करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड को अगर ब्रेक करते हैं तो वहां पे इसको बोलते हैं, एक जो होता है वो होमोलिटिक मैनर होता है। होमोलिटिक मतलब होमोलिसिस हम बोल सकते हैं, एंड दूसरा जो है वो हेटेरोलिसिस। होमोलिसिस क्या होता है, हेटेरोलिसिस क्या होता है? होमोलिसिस में एक्चुअल में जो बॉन्ड्स होते हैं ना, वो जैसे इसके जैसे मान लो H और Cl के बीच का बॉन्ड है, तो H के इलेक्ट्रॉन अलग चले जाएंगे H के पास, तो Cl के इलेक्ट्रॉन Cl के पास चले जाएंगे। मतलब होमोलिसिस मतलब सेम टाइप की चीजें, सेम इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों तरफ। तो इससे क्या बनता है, होमोलिसिस से अगर कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल है, कार्बन के ऊपर ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे कार्बन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। और अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे हेटेरोलिसिस है, तो किसी के ऊपर पॉजिटिव किसी के ऊपर नेगेटिव, तो यहाँ पे कार्बोकेटायन या कार्बेनायन। कार्बन फ्री रेडिकल मतलब कार्बन के ऊपर ऑड इलेक्ट्रॉन, कार्बोकेटायन मतलब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कार्बोनाइन मतलब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। अच्छा, तो ये तो बात एकदम सही हो गई। अब देखो, जैसे हमने बोला कि CH3Cl है, इसका दोनों मैनर में एक में होमोलिटिक करो, एक में हेटेरोलिटिक करो, कर लोगे। हाँ, एकदम सिंपल सा है। इसका होमोलिटिक करते हैं, यहाँ पे हेटेरोलिटिक। होमोलिटिक मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, तो क्या क्या आ जाएगा, CH3 के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, Cl के ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो इनको बोलते हैं ये कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल। तो ये कौन सा ग्रुप है बताओ, मिथाइल ग्रुप है कि नहीं है? सो दिस इज द मिथाइल फ्री रेडिकल, इसको हम बोल सकते हैं मिथाइल फ्री रेडिकल। और ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल है, और ये किसके थ्रू आया है, होमोलिसिस के। और अगर हेटेरो करेंगे तो क्या करेंगे, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो दोनों इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन को वो क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। मतलब Cl के पास माइनस आ जाएगा, यस, एंड इसके इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो इसका नाम क्या होगा, ये कार्बोकेटायन, कार्बन कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज। और ये मिथाइल है, तो इसको बोलेंगे क्या, मिथाइल कार्बोकेटाइन। करेक्ट। यहाँ पे कार्बोकेटाइन भी बन सकता है, कार्बेनाइन भी बन सकता है। एक और हम लोग डिस्कस करते हैं कार्बीन, और फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं नाइट्रीन। कार्बीन, नाइट्रीन, ये सब जो है वो इंटरमीडिएट है, और सब किससे के थ्रू बनते हैं, हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन। ऑलराइट, सो होमोलिटिक बॉन्ड फिशन और हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन से ये होता है। ठीक है, अब कैसे सर हम समझेंगे कि होमोलिटिक होगा कि हेटेरोलिटिक होगा? मैं एक कंडीशन लिख देता हूं कुछ, तुम लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ पे होमोलिसिस हो रहा है, यहाँ पे हेटेरोलिसिस हो रहा है। सो दिस इज द कंडीशन फॉर हेटेरोलिसिस। ऐसी कंडीशन से भी क्वेश्चन बनते हैं कि भैया इसमें से कहाँ पे फ्री रेडिकल बनेंगे, कहाँ पे होमोलिसिस होगा।
तो याद रखना होमोलिसिस ऐसे होता है, ए और बी का जो बॉन्ड है उसको अगर होमो कर दिया जाए तो ए अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और बी अपना इलेक्ट्रॉन, ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो उनके पास पास आ जाएगा। ओके, अच्छा फिर क्या होगा ये जो है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ होमोलिटिक बॉन्ड फिशन, इन प्रेजेंस ऑफ किसके किसके प्रेजेंस में होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन पोलर सॉल्वेंट? कोई बताएगा नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होता है? नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं, कोई बताएगा? जिनका डाइपोल मोमेंट ना, डाइपोल, यस, जिनका डाइपोल मोमेंट कुछ नहीं होता है, ठीक है, जैसे CCl4, CS2, ये सब जो है वो नॉन पोलर है। ओके, तो नॉन पोलर की प्रेजेंस में बेसिकली कौन सा बॉन्ड फिशन होता है? होमोलिटिक बॉन्ड फिशन। अच्छा ठीक है, और किसकी प्रेजेंस में? क्या एक ही है? नहीं नहीं, और भी है। सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। देखो तुम लोगों ने देखा होगा Cl2 HNu की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तो भी हम वहां पे क्या बोलेंगे कि होमोलिटिक बॉन्ड फिशन हो सकता है। अब सनलाइट है तो उसमें टेम्परेचर ज्यादा होगा, सो हाई टेम्परेचर पे भी ये होमोलिटिक बॉन्ड फिशन होता है, हाई टेम्परेचर। अच्छा, और ये जो होती है वेपर फेज रिएक्शन बहुत कराता है, जैसे नाइट्रेशन, क्लोरीनेशन, सल्फोनेशन, ठीक है, वेपर फेज रिएक्शन में बेसिकली होमोलिटिक बॉन्ड फिशन होता है। और तो तुमने एक देखा होगा प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, है ना, प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड या प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड या फ्री रेडिकल की ही प्रेजेंस में ये बॉन्ड का फ्यूजन हो जाएगा। किस मैनर में? हेटेरोलिटिक मैनर में ब्रेकिंग हो जाएगी। करेक्ट। अब देखो, अब ऐसा नहीं कि इसके जस्ट अपोजिट, कौन कौन सी कंडीशन है वो भी देख लो। किसमें? हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन। तो हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स अटैच होना चाहिए। तो सिंपल सी चीज है, ये जो होगा इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट, पोलर जिसका डाइपोल मोमेंट होता है, जैसे जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है, जैसे वाटर है, बेंजीन है, सॉरी वाटर है, अल्कोहल है, ये सब पोलर सॉल्वेंट है। और ये रिएक्शन जो होती है ना, हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन, वो लो टेम्परेचर पे होती है। किस टेम्परेचर पे होती है? लो टेम्परेचर पे। अच्छा, और किसकी प्रेजेंस में होती है? यस, अगर कार्बोकेटायन है, कार्बेनायन है, इसकी प्रेजेंस में हो जाती है। मतलब when attacking reagent, when attacking reagent is ions, अगर अटैकिंग रिएजेंट आयंस होंगे तो वहां पे हम बोल सकते हैं कि भाई अटैकिंग रिएजेंट आयंस हैं तो ये दूसरे को भी आयंस बनाएंगे। तो दूसरे को अगर आयंस बनाएंगे तो कौन सा नेचर हो जाएगा? हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन। ठीक है, मेनली ये एसिड और बेस की रिएक्शन में काम में आता है। एसिड और बेस की रिएक्शन में काम में आता है। आई थिंक सारे बच्चों को पता चल गया होगा। क्लियर? एक बार पढ़ लो जल्दी से। ओके, अब हम बात करते हैं एक एक इंटरमीडिएट की, ठीक है, और उस इंटरमीडिएट की क्या क्या प्रॉपर्टी है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से समझते रहें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल
we discuss about carbon free radical. Carbon free radical. अब बताओ कार्बन फ्री रेडिकल किसके थ्रू बनता है? किसके थ्रू बनता है कार्बन फ्री रेडिकल? होमोलिटिक बॉन्ड फिशन के थ्रू। होमोलिटिक बॉन्ड फिशन के थ्रू। अब देखो, अगर हमने इसकी बात करी, दिस इज CH3 फ्री रेडिकल। अब इसके बारे में सारी प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे, ठीक है? तो कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं इसके पास, CH3 फ्री रेडिकल के पास? जल्दी जल्दी बात करें। ऐसे है, C है, इधर H है, H तो 3 है, और इधर फ्री रेडिकल। कितने हो सकते भाई? एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 6 और एक 7, ठीक है? तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? टोटल 7 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं हो गए, है ना? तो लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। सो अगर ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो हम बोल सकते हैं कि ये जो है वो किसका काम करेगा? इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। भाई इलेक्ट्रॉन को जो एक्सेप्ट करने वाली चीज है वो इलेक्ट्रोफाइल है। फिर उसके बाद क्यों? क्योंकि इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। क्या है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ऑक्टेट पता है ना बच्चे लोग? ओके, सो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, लेस स्टेबल है, तो हाईली रिएक्टिव होता होगा। ठीक है, हाईली रिएक्टिव, अनस्टेबल नेचर का है, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास है ही नहीं है, अनस्टेबल नेचर का। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, कोई बताएगा क्या? sp3। एक बात चेक करो और ज्योमेट्री देखो। हाइब्रिडाइजेशन कैसे हम लोग निकालते थे? सिग्मा बॉन्ड को काउंट करके, है ना? तो जितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, और लोन पेयर तो यहाँ पे है नहीं, जितने सिग्मा बॉन्ड होंगे वही हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। जैसे देखो 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो 3 का हम लोग क्या करते हैं? sp2। सो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और sp2 है तो ज्योमेट्री जो होगी वो ट्रायगोनल प्लेनर। ऐसे ट्रायगोनल प्लेनर बनाने के लिए ऐसे ये और ये, उनको आपस में ऐसा। So this is the trigonal planar, ऐसा। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, ये वाला ऑड इलेक्ट्रॉन। ट्रायगोनल प्लेनर, 3 बॉन्ड है ना यहाँ पे, सब जगह आई देगी। गॉट इट? अब हम बात करते हैं, यस, अब हम बात करेंगे किसकी? कार्बोकेटाइन की। कार्बोकेटाइन के बारे में भी हम लोग यही सारी चीजें देखेंगे। पूछा जाता है कि भाई कार्बोकेटाइन में हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, सिग्मा बॉन्ड कितने बनेंगे? सो दिस इज द कार्बोकेटाइन। अब कार्बोकेटाइन किससे फॉर्म होता है? हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन से, ठीक है? कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? अब बताओ, CH3 प्लस है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 6 है ना? यहाँ पे एक ऑड तो है नहीं ना, तो बस केवल बॉन्ड वाले हैं, तो देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये भी क्या है? इनकम्प्लीट है कि नहीं है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। अब जो भी इनकम्प्लीट होता है तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है। तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है, सो दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, अनस्टेबल है, हाईली रिएक्टिव है। सो व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन? जल्दी, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा और ज्योमेट्री क्या होगा?
sp2 और ट्राइगोनल प्लेन है ना। ऐसा तो दिख रहा है यहाँ पे, ये इधर H है और इधर हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक प्लस चार्ज। मुझे तो लग रहा है कि 3 सिग्मा बॉन्ड है। 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन तो होना ही चाहिए। सो हियर sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। अच्छा, इसकी भी ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है। यस सर, इसकी कैसे हो सकता है? अरे ज्योमेट्री है ना, किसी की भी सेम हो सकती है। आगे ठीक है। सो कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, ये सारी चीजें पता चल गई। सॉरी, कार्बन आयन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। और फिर सर कार्बोकेटायन भी हाईली रिएक्टिव और अनस्टेबल होगा। यस, जो भी इंटरमीडिएट होंगे ना भाई अनस्टेबल होंगे, जो भी इंटरमीडिएट, क्योंकि जब इंटरमीडिएट से क्या बनता है? प्रोडक्ट। जब तक ये इंटरमीडिएट अगर स्टेबल हो जाए तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा? प्रोडक्ट के कंपैरिजन में सारे इंटरमीडिएट जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। ऑलराइट, सो नाउ वी टॉक अबाउट कार्बन आयन। कार्बन आयन मीन्स कार्बन, उसके ऊपर पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोलिटिक बॉन्ड फिशन से बनते हैं। ठीक है। सो बताओ इसमें क्या क्या सारी चीजें हैं। 7 इलेक्ट्रॉन है। जैसे यहाँ पे है, देखना एक बात और ध्यान रखना, ये वाला यहाँ पे एक माइनस चार्ज को हम कार्बन आयन के केस में बोले, केवल एक माइनस चार्ज को हम 2 इलेक्ट्रॉन मानते हैं कार्बन आयन के केस में, ताकि उसका हाइब्रिड ऑर्बिटल फिल हो जाए। अब कितने हाइब्रिडाइजेशन है, कितनी ज्योमेट्री, चेक करो। sp3 और टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो 1 2 3 और ये माइनस चार्ज एज ए लोन पेयर मानते हैं, तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 LP। मतलब अगर 4 हो गया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3। sp3 है लेकिन एक लोन पेयर है, जैसे अमोनिया का टाइप पिरामिडल से, है ना। अमोनिया टाइप का हो गया ना पिरामिडल। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? एक बार चेक करो। 2 4 6 8, यस इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। कंप्लीट ऑक्टेट, हाईली अनस्टेबल, हाईली रिएक्टिव, ये सब तो ठीक है। किसका काम करेगा? इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा कि न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा? जल्दी बताएं। न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा कि न्यूक्लियोफाइल का? ये इलेक्ट्रॉन है ना, सो दिस ये किसकी तरीके काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल। सर हाँ बोलो बेटा। सर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल भी हो सकती है ना? नहीं बेटा, टेट्राहेड्रल अगर लोन पेयर नहीं होती है ना तो ज्योमेट्री होती है, अगर लोन पेयर है तो ज्योमेट्री चेंज हो जाती है। क्या VSEPR कर रहे हो हम लोग? अब इसमें कितनी मोटी लग रही हो, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों मतलब बेटा? ये बता रही मैं सुबह से स्विच ऑफ कर रही हूँ, फिर स्विच ऑफ हो जाए। कल तो 20% था, एक दिन में खत्म हो गया। याद करना है। चलो ठीक है। सो हम लोग बात करते हैं फैक्टर्स की, क्या बोल सकते हैं। सो फैक्टर अफेक्टिंग stability of intermediate। इंटरमीडिएट की जो स्टेबिलिटी है, कौन कौन से फैक्टर हैं?
ठीक है। सो फैक्टर अफेक्टिंग, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो उसी में सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। दूसरा पढ़ने वाले हैं रेजोनेंस। याद है रेजोनेंस। तीसरा हाइपर कॉन्जुगेशन। And the fourth one is electromagnetic effect. ये चार चीजें हम लोग पढ़ेंगे। मतलब इंडक्टिव इफेक्ट से ये कार्बोकेटाइन या कार्बन आयन की स्टेबिलिटी देख सकते हैं। यस वी कैन। ओके, सो कार्बोकेटाइन और कार्बन आयन की स्टेबिलिटी हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट से देख सकते हैं, रेजोनेंस से भी देख सकते हैं। सो वही तो हम लोग पढ़ रहे हैं, फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। तो सबसे पहले फैक्टर हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला फैक्टर है इंडक्टिव इफेक्ट। क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट? सो द पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्या होता है सर? देखो एक्चुअल में ऐसा होता है कि जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन है और यहां पे कोई ग्रुप लगा हुआ है, कोई भी OH है, Cl है, कुछ भी, मतलब ऐसा ग्रुप होना चाहिए जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। ऐसा ग्रुप होना चाहिए, ठीक। तो कार्बन से ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा। पाई बॉन्ड तो है नहीं, सिग्मा बॉन्ड है, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी तरफ पुल करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, है ना। सो यहाँ के इलेक्ट्रॉन थोड़ी तरह इधर, बॉन्ड नहीं टूट रहा है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ थे इधर खिसक के आ गए, बस डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अब जब इलेक्ट्रॉन किसी की तरफ आते हैं तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? माइनस। और जिससे की तरफ से जाते हैं उसके पास पॉजिटिव चार्ज। भाई इससे इलेक्ट्रॉन भी तो अट्रैक्ट होंगे। सो ये जो है ना, जो G है वो कौन सा ग्रुप हो गया? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है? बताओ मुझे। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। Withdraw. यस, सो दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? विड्रॉ कर रहा है। और ऐसे याद कर सकते हो कि जो भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले ग्रुप है, जो भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले ग्रुप है, वो सब के सब जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर सकते हैं। सब के सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। या ऐसे भी समझ सकते हो कि जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। अच्छा ठीक है, क्या माइनस भी आ सकता है? ऑब्वियसली माइनस भी आ सकता है। देखो कैसे। सो इफ यू टॉक अबाउट, अगर ऐसा कोई है, ऐसा कोई ग्रुप लगा हुआ है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है, अच्छा, सो कार्बन इलेक्ट्रॉन को घसीटेगा, कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। ये भी मतलब क्या है? अब ऐसा है कि ये जो G डैश है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा है? दे रहा है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन किसी चीज से निकलते हैं तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेस हो रहे हैं तभी वहां पे डेल्टा पॉजिटिव लिखा हुआ है, पार्शियल पॉजिटिव, दैट इज पार्शियल पॉजिटिव। ओके, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन को वो अट्रैक्ट कर रहा है उसको हम बोल देंगे कि पार्शियल नेगेटिव। अब ये कौन सा ग्रुप हो गया? G डैश कौन सा ग्रुप है? क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है? Yes. Donating. So this is इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है। अच्छा, अगर कहीं पे भी G आए, G मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ रहा है,
तो हम उसको बोलेंगे कि वहां पे माइनस आई इफेक्ट हो रहा है, माइनस आई इफेक्ट। देखना ध्यान से, ऐसे समझ लो ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस आई, या ऐसे समझ लो कि जी है, जी के ऊपर कौन सा चार्ज है, माइनस, सो माइनस है तो माइनस आई में होंगे, ओके। एंड जी डैश इज, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में जी डैश लगा हुआ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो वो सभी के सभी जो होते हैं वो प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं, सभी के सभी जो हैं वो प्लस आई इफेक्ट दिखाएंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अब कौन कौन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, कौन कौन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं, वो तो आगे की बात है। पहले ये बताओ कि मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्या होता है, ये एकदम क्लियर है। प्लस आई क्या होता है, माइनस आई क्या होता है। यस सर। अगर याद भी ना होना तो तुम तुरंत ऐसे दिमाग लगा सकते हो कि जो भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाली चीजें हैं, जैसे अगर याद भी ना रहा, मान लो एग्जाम में तुम्हें भूल गए, तो एक मैं ट्रिक बताता हूँ, उस ट्रिक से याद करता हूँ, ठीक है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले जो जितने भी ग्रुप होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब लेफ्ट टू राइट, मतलब लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती है। सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होंगे, अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात कर रहे हैं तो वहां पे माइनस आई ही होगा, ऐसा अंदाजा लगा सकते हो, और वो सही भी होगा। और जो भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, या हम ऐसा बोल दें जो भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, या हम ऐसी बात करते हैं कि जो भी जितने भी मिथाइल ग्रुप हैं, मिथाइल या जितने भी अल्काइल ग्रुप हैं, अल्काइल मतलब आर ग्रुप, वो सभी के सभी जो होते हैं वो प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं, सभी के सभी क्या दिखाते हैं, प्लस आई इफेक्ट, ओके। इतना थोड़ा सा याद रखोगे, मैं सीरीज भी लिखवा दूंगा अभी, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्लस आई इफेक्ट कौन कौन से, प्लस आई की कौन कौन सी सीरीज होती है वो एक बार देख लो, बस ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, बस एक दो बार देखोगे तो थोड़ा बहुत तो याद आ ही जाएगा। तो प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो सबसे पहले CS2 माइनस, जिनके ऊपर माइनस चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिपल करेंगे कि नहीं, ठीक है। सर एक बार दोबारा बोलना, आपकी वॉइस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को रिपल करना, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, यहाँ पे लिखा हुआ है ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाले में कौन सा चार्ज आएगा, कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इधर कितना आएगा, निगेटिव, ठीक है। और अगर निगेटिव चार्ज वाला ग्रुप है तो ये भी तो इलेक्ट्रॉन को रिपल करेगा, तो सबसे ज्यादा CS2 का होता है प्लस आई पावर, फिर होती है NH की, फिर होती है O की, फिर होती है COO माइनस की, फिर होती है टर्सरी एल्किल हैलाइड, सॉरी टर्सरी एल्किल ग्रुप, देखना ऑर्डर, फिर होती है सेकेंडरी, फिर होती है प्राइमरी, और फिर होती है नर्सरी, सॉरी इसी को बोलते हैं मिथाइल, नर्सरी बोलते हैं, ठीक है। और फिर चलो मिथाइल से पहले हम एक और चीज लिख देते हैं, ठीक है। CT3, ये T3 क्या है बताओ मुझे, कोई बताएगा। सो दिस इज प्लस आई सीरीज, प्लस आई सीरीज। अब याद करने का तरीका देखो, मैंने बताया हुआ है कि माइनस चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। तो जो माइनस चार्ज वाले हैं वो तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होंगे ही होंगे, और जो देखो ये एल्किल ग्रुप है, ये एल्किल ग्रुप है, और ये एल्किल ग्रुप है, ये एल्किल ग्रुप है,
तो जिसमें जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन वो एल्किल ग्रुप उतना ही प्लस आई वाला। मैंने बताया था ना कि यहाँ पे बताया कि जो प्लस आई वाले हैं वो सभी के सभी एल्किल ग्रुप होते हैं। सो प्लस आई वाले सभी के सभी एल्किल ग्रुप मतलब, अब इसमें ऑर्डर कैसे लिखेंगे? ये जितने अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे देखो इसको बोलते हैं टर्सरी, सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। सो इसमें टर्सरी में कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 9 अल्फा हाइड्रोजन। इधर कितने? 9 अल्फा हाइड्रोजन। कैसे? ये इधर कितने हैं? 6। इधर 3। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ही ज्यादा प्लस आई वाली पावर। देख लेना एक बार सीरीज, एक दो बार देखोगे तो याद हो जाएगी। अब ये टी कहां से आया, डी कहां से आया? टी क्या होता है सर, डी क्या होता है? कोई बताएगा? हाइड्रोजन के वो है। यस, हाइड्रोजन के आइसोटोप से, ट्रिटियम और ड्यूटेरियम। ठीक है, सो ट्रिटियम का प्लस आई पावर ज्यादा होती है हाइड्रोजन से। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड माइनस आई सीरीज। इलेक्ट्रॉन withdrawing group, minus I series electron withdrawing group। अब इसमें कैसे? इसमें तो निगेटिव वाले थे, रिपल कर रहे थे। इसमें इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है तो पॉजिटिव वाले ग्रुप होंगे, है ना? तो पॉजिटिव वाले ग्रुप होंगे। तो सबसे पहले हम लोग किस पॉजिटिव ग्रुप की बात कर लेते हैं? लाइक NF3 पॉजिटिव, ऐसा है। NF3 पॉजिटिव, NR3 इसके ऊपर पॉजिटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है लेकिन फिर भी पॉजिटिव लगा हुआ है। भाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इलेक्ट्रॉन को तो अट्रैक्ट करेगा ही करेगा, लेकिन उसके बावजूद भी पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है तो और ज्यादा अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। ओके, और क्या होगा? फिर उसके बाद R है, फिर उसके बाद NH3। ये सारे जो है प्लस वाले, ये प्लस चार्ज वाले माइनस आई ग्रुप में आते हैं। और फिर तो बस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले ही हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले हैं, जैसे NO2 है, साइनाइड भी हो सकता है, CN। फिर उसके बाद जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी हो सकता है। भाई 2 O आ रहे हैं ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। फिर उसके बाद CHO ग्रुप भी हो सकता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। और यहाँ पे हैलोजन्स हो सकते हैं। अब हैलोजन में सर कैसे? हैलोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन। और फिर उसके बाद आता है ईथर वाला ग्रुप, एल्कोक्सी ग्रुप। और फिर उसके बाद OH, CH और सबसे लास्ट में NH2। NH2 जो होता है वो प्लस आई वाला ही होता है, सॉरी माइनस आई, लेकिन माइनस आई पावर उसकी सबसे कम होती है। फिर उसके बाद जो है एल्कीन और फिर बेंजीन। ऐसा है ये, ऐसे ये सारे ग्रुप जो हैं वो प्लस आई वाले माइनस आई वाले। अब देखो तुम्हें यहाँ पे कोई ऐसा नहीं दिखेगा कि जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला, सारे के सारे जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले चीजें जुड़ी हुई हैं। तो इतना बस अंदाजा लगा सकते हो, एक दो बार पढ़ोगे तो थोड़ा बहुत याद हो जाएगा। और इतना अगर ये भी ना याद होना तो तुरंत दिमाग में बस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो माइनस, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है तो प्लस। ओके, ऑलराइट, ओके। अब इससे हम इंडक्टिव इफेक्ट से एप्लीकेशन क्या है? तो हम एप्लीकेशन ऑफ आई इफेक्ट, देखो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बता सकते हैं, कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी बता सकते हैं, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बता सकते हैं, कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी बता सकते हैं। कैसे सर? देखो सबसे पहले स्टेबिलिटी
ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन मतलब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई इफेक्ट के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई इफेक्ट के। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द माइनस आई ग्रुप होता है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, मतलब प्लस आई पावर ज्यादा, इंडक्टिव इफेक्ट, स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की ज्यादा। अच्छा, एक चीज और भी हम लोग एक चीज देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। सो कार्बेनाइन है तो माइनस है, सो माइनस आई इफेक्ट जो है जितना ज्यादा होगा उतनी ही स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। सो कार्बन का स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्लस आई एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस आई इफेक्ट। ठीक हो, जल्दी से। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस देते हैं, देखना कर पाओ कि नहीं। सीरीज तुम लोगों के पास रखी हुई है, लिखी। ओके, ये है प्लस चार्ज। बोलो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है? ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ऑर्डर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे बच्चा। तुम अल्फा हाइड्रोजन भी काउंट कर सकते हो, अल्फा हाइड्रोजन भी काउंट किया जा सकता है। जितनी ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। फर्स्ट वाले में तो सबसे ज्यादा टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। ऑर्डर 1 2 3। यस सर। यस सर। देखो ये टर्सरी है, पॉजिटिव देखना है, कार्बोकेटाइन है, तो टर्सरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल ना। सो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। नेक्स्ट। सर सेम ही होगा दोनों में। सर दोनों प्राइमरी कार्बोकेटाइन है ना, हाँ, तो दोनों का सेम ही होगा प्लस आई इफेक्ट। नहीं। देखो यहाँ पे ये जो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये वाला, ये मिथाइल ग्रुप है और ये मिथाइल ग्रुप, बस इसकी पोजीशन चेंज है ना। मिथाइल ग्रुप की पोजीशन चेंज है। सो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसके जस्ट इधर, जस्ट एडजेसेंट में ऐसा लगा हुआ है और ये थोड़ा सा दूर है, तो पॉजिटिव आई जो है वो किसका ज्यादा है? फर्स्ट का ज्यादा है। तो पास में लगा हुआ है ना, तो फर्स्ट का पॉजिटिव आई ज्यादा है, सेकेंड का पॉजिटिव आई जो है वो कम है। तो प्लस आई सेकेंड का कम है क्योंकि वो मिथाइल ग्रुप जो है वो दूर लगा हुआ है। ओके, एक आध क्वेश्चन और करोगे? यस सर। अगर यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, कोई बेंजीन वगैरह नहीं है, केवल साइक्लोहेक्सेन है, ये पॉजिटिव चार्ज है। चलो एक और बना देते हैं। दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ।
फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, थर्ड। ओके, और कोई बता रहे हैं? याद रखना कि ये कार्बोकेटायन है और ये माइनस आई वाले हैं, तुम्हें सीरीज देखनी पड़ेगी। जिसका देखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन जो होती है, कार्बोकेटायन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द माइनस आई है। C142 श्वेताकार कहना है। आगे इसी में अगर और 2-4 ऐड कर दें पॉजिटिव, अब तुम लोगों के लिए थोड़ा सा हेल्पफुल होगा। अब बताओ 5 और 6। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है भाई। सबसे ज्यादा किसका होगा ये बताओ, सबसे ज्यादा प्लस आई किसका होगा? OH वाले का। OH वाले का। कि CN वाले का? ये देखो यहाँ पे पोजीशन भी अलग अलग है, ये पोजीशन इधर है और OH की पोजीशन इधर है ना? तो सबसे देखो CN जो है वो थोड़ा सा डिस्टेंस पे है, इधर मैं सीरीज भी दिखा देता हूँ। CN है और इधर OH है। अगर सेम पोजीशन पे लगे होते ना तो OH ज्यादा हो जाता, लेकिन सेम पोजीशन पे नहीं लगे हैं, तो ये जो है ना इसका पॉजिटिव आई जो है वो ज्यादा हो रहा है। CN जो है वो दूर लगा हुआ है, तो ये माइनस आई को कम इफेक्ट दे रहा है। तो हमें क्या देखना है? कमी वाला देखना है, क्योंकि माइनस आई अगर कम होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। क्योंकि यहाँ पे Cl पास में लगा हुआ है, OH भी पास में लगा हुआ है, F भी पास में लगा हुआ है, NO2 भी पास में लगा हुआ है, ये 2 Cl भी पास में लगे हुए हैं, मतलब सबसे ज्यादा सेकेंड की स्टेबिलिटी होगी। अब सेकेंड की होगी और फिर उसके बाद किसकी होगी? OH वाले की, क्योंकि OH वाले में सबसे माइनस आई कम है, माइनस आई कम देखना है। और उसके बाद 2 Cl वाला। 2 Cl वाला कि 1 Cl वाला? 1 Cl वाला। उसके बाद 2 Cl वाला। चेक करो जल्दी से। F वाला। आगे NO2। यस NO2, पता चल गया होगा तुम्हें। और फिर 2 Cl। ये है ऑर्डर। तो बेसिकली तुम्हें बस केवल एक ही चीज देखनी है कि अगर प्लस आई देखना है या अगर कार्बोकेटायन देखना है तो वहां पे माइनस आई की जो वैल्यू है वो कम होनी चाहिए। माइनस आई ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी जो होगी वो कम होगी। ठीक है, अच्छा ये तो पॉजिटिव वाला देखा। एनायन की स्टेबिलिटी बहुत क्वेश्चन पूछी जाती है, देखना ध्यान से। CH3 CH2 माइनस, CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस, CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। अब बताओ, कंफ्यूजिंग, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये वाला। सबसे ज्यादा एल्काइन, फिर एल्कीन और फिर एल्केन। माइनस आई वाला है, लेकिन डायरेक्टली माइनस टू टाइम लगा माइनस हुआ। आई है ना। ओके, पहले थर्ड का। हाँ ठीक है, तो ये
क्लियर ना सभी बच्चों को? चल सो एल्काइन, एल्कीन और क्या है? फर्स्ट। हाँ अच्छा एक और क्वेश्चन ऐसे, बोलो 1 2 3। सेम ही तो है। 3 2 नहीं 1 tertiary। सेम कहाँ है? 2 1। एक प्राइमरी है, एक सेकेंडरी है और एक टर्सरी है। देखो कार्बोकेटायन में हम लोग देखते थे कि टर्सरी वाला ज्यादा स्टेबल 1 होता है, 2 3। ठीक है। सो इसमें जो है वो अलग हो जाएगा, 1 1 2 3। 2 एंड 3। याद है कार्बोकेटायन में हम लोग देखते थे 3 2 1, लेकिन यस यहाँ पे तो सर। कार्बन आयन है ना, तो यहाँ पे तो हम ऐसे नहीं देख सकते। यस अच्छा सर। एक और दे। हाँ सर देते यस रहो, क्वेश्चनिंग तो आते हैं। देखो यहाँ पे एक ऐसा CN वाला ही दे देते हैं, माइनस आई देखना है, 2 CN, OH इसके पास ही में लगा दिया हमने, Cl इसके पास में लगा दिया, NO2 का भी एक दे देते हैं। अब ये 1 2 3 4 और माइनस चार्ज है ना, सो माइनस चार्ज देखते ही हमें पता चल गया कि भाई ये कौन सा है, इसकी स्टेबिलिटी किसकी बतानी होगी, माइनस आई की, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बतानी होगी। सो सबसे ज्यादा 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 कौन सा है? ठीक है, 2 Cl वाला। OH। वो है। अब याद रखना वो वाला क्वेश्चन अलग था, वहां पे OH Cl ये सब माइनस के पास नहीं लगे हुए थे, OH Cl माइनस के पास नहीं लगे होते। चलो ये माइनस के पास वाले जो होते हैं वो माइनस की स्टेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं, तो OH और Cl में कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव भाई? किसका माइनस? Cl का ना। तो सबसे पहले क्या होगा? Cl नेक्स्ट सबसे पहले Cl और फिर उसके बाद बट OH OH। हाँ हाँ बोलो। अरे 4 के बाद तो 3 तो देख लो ना। 3। फिर 2 Cl वाला सेकंड। 1। चेक करो, NO2 भी है, 2 Cl हैं और CN सेम पोजीशन पे लगे हुए हैं, 2 Cl CN NO2। अब पीछे वाला क्वेश्चन भी देख सकते हो, इससे रिलेट कर सकते हो। तो 2 Cl वाला आगे, फर्स्ट और फिर फोर्थ। फर्स्ट और फिर 5th हाँ फिफ्थ सॉरी। उसके बाद जो है वो 5th है, फिर फर्स्ट। सो एक चीज और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज बन जाती है, दूसरे टाइप के एप्लीकेशन भी है, एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ भी हम लोग देख सकते हैं। अच्छा सर, सो एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। कैसे एसिडिक स्ट्रेंथ कैसी होगी, बेसिक स्ट्रेंथ कैसी होगी? तो तुम लोगों को पता होगा कि अगर एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी है
अगर एसिडिक स्ट्रेन देखिए तो एसिडिक स्ट्रेन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस है इफेक्ट। ठीक है, आगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, प्लस आई इफेक्ट। ये तो ठीक है ना, या ऐसा भी समझ लो यार, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन हम बढ़ाएंगे, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, बढ़ेगी, और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो Ka की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। pKa की वैल्यू घटेगी, pH भी क्या होगा, घटेगा। एक चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना। Just like acidic strength, basic strength is directly proportional to the electropositivity, जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की रिवर्स होती है। सो हम ऐसा भी बोल सकते हैं 1 upon electropositivity, sorry 1 upon electronegativity। ओके, सो बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है ना वो प्लस आई के ऊपर डिपेंड करती है, जितना ज्यादा प्लस आई होगा उतनी ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ, और माइनस आई के इनवर्सली होती है। ठीक है, बता सकते, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं OH माइनस जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो POH जो है pH क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, pH बढ़ रहा है। भाई बेसिक होता है तो pH कितना होता है, 7 से ज्यादा ही होता है ना। ठीक है, और फिर उसके बाद ऐसा, फिर pKb वैल्यू जो होगी वो कम होगी, चेक कर लो। सो OH की कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ रही है तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, pH भी बढ़ रहा है, Kb की वैल्यू जो हो रही है वो बढ़ रही है, और pKb की वैल्यू जो हो रही है वो घट रही है। ये वाले जो पॉइंट है ना, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, चलो। सो ये अगर हो गया तो ये इसके क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और भी सारी चीजें करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जीओसी पूरा कंप्लीट कर देंगे, पीवाईक्यू भी थोड़े से कर लेंगे। ओके, ऑलराइट, ओके सर। ओके सर। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। Thank you, sir.